गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं मध्यकाल भारत के इतिहास पर। दिल्ली सल्तनत काल हमने कंप्लीट कर लिया था, हम मुगल काल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। मुगल काल में इसके पहले हमने 3 कक्षाएं कंप्लीट की है। वैसे तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि मुगल काल 2 कक्षाओं में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इतिहास के पन्नों में प्रवेश करते हैं वह पन्ने हमें और ज्यादा रिसर्च के लिए प्रेरित करते हैं। तो कुछ स्थिति हमारे टीम की वैसी ही बनती चली जा रही है। तो मुझे उम्मीद अभी है कि एक और मुगल काल की क्लास लगेगी और जैसी मुगल काल की वो आखिरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मॉडर्न हिस्ट्री जो कि मैंने जीएस पेपर 1 में पढ़ाया है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से आपका 1192 से लेकर 1947 तक का इतिहास वाला ये सेगमेंट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिर पूर्व मध्यकाल और प्राचीन भारत के इतिहास पर हमारी चर्चाएं रहेगी। नेहा कुमारी का जैसे सवाल है कि सर मुगल काल से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, तो वे लोग जो इस तरीके की विचारधाराओं से ग्रसित हैं, मैं कहूंगा कि यूपीएससी पर थोड़ा सा भी यकीन ना करिए। ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। कब कौन से सेगमेंट से सवाल बन जाए कह नहीं सकते, इसलिए हमारी रणनीति है कि हम सब कुछ तैयार करते चले जाएं। विनीत कुमार का कहना है कि सर ऐसा फील हो रहा है जैसे चीजें भूलते जा रहे हैं। तो इस समय डर का माहौल बनना, एक ऐसी फीलिंग क्रिएट होना कि सब चीजें हम भूल रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा भी आपको लगेगा कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है। तो ये चीजें होना एक आम बात है। परीक्षा से पहले, किसी खेल से पहले या किसी भी प्रकार के कंपटीशन से पहले हर व्यक्ति के मन में यह डर पैदा होता ही है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर जीतता वही है जो उस डर में भी अपने धैर्य को नहीं खोने देता। तो तय तुम्हें करना है कि तुम्हें अपना पेशेंस बनाए रखना है, कि तुम्हें घुटनों के बल गिर जाना है। और याद रखना, तुम्हारा घुटनों के बल गिरना केवल तुम्हारा गिरना नहीं होगा, यह गिरना उन सभी शख्स का होगा जो प्रारंभ तो बेहतर करते हैं लेकिन अंत परिणाम के रूप में नहीं ला पाते। यह गिरना केवल तुम्हारा नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे कारण, उस तुम्हारे गिरने के कारण परिवार के तुम्हारे ही कई लोगों को पढ़ने का वह खुश नसीबी ना मिल सके। तुम्हारे कारण मोहल्ले का कोई विद्यार्थी जो तुमसे ज्यादा बेहतर था उसको भी रोका जाए। तो अपने आप को किसी प्रकार के इस मायाजाल में न फंसाते हुए पूरी तैयारी करिए, मेहनत करिए। रिवीजन का समय है ये, और ये वो रिवीजन का समय है जहां पर कई शूरमा आकर ढेर हो जाते हैं। इस समय तो शूरवीर बचते हैं जो रियल में शूरवीर थे। तो थोड़ा सा डर लगना चाहिए, थोड़ा सा आपको फील होना चाहिए कि नहीं तैयारी तो की होगी, लेकिन यूपीएससी भी तो कोई एग्जाम है। इसलिए आप अपने आप को बेहतर करते चलिए, मजबूत करते चलिए और रिवीजन प्रैक्टिस करते चलिए। केवल एक चीज से बचिएगा और वो है परिणाम के प्रति चिंता, क्योंकि जितना परिणाम की चिंता करोगे डर उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो मजे के साथ तैयारी करिए, मतलब पूरे इंजॉयमेंट के साथ। माहौल इस समय भारत का कुछ ऐसा है कि विवाह भी, कार्यक्रम विवाह के बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है और उधर यूपीएससी का तनाव भी बढ़ रहा है। यही तो वो अद्भुत घड़ी है जिसे तुम जिंदगी में याद करोगे। लोग कहते हैं कि लव ट्रायंगल, तो ये लव ट्रायंगल नहीं है, ये एग्जाम ट्रायंगल है।
जहां यूपीएससी का दबाव है, सामाजिक कार्यक्रमों का लगातार बढ़ता नंबर है और प्राकृतिक कारक के रूप में गर्मी का बढ़ता प्रकोप है। और इन तीनों के परिणाम स्वरूप जो विद्यार्थी इन तीनों से लड़ जाए, समझ जाना कि वह आधुनिक युग का अर्जुन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों परिस्थितियों से लड़कर जीत जाए, उसी को तो महान योद्धा कहा जाता होगा। तो तैयारी में लगे रहिए, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके अपनी तैयारी पर फोकस रहिए। भटकने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसे विद्यार्थियों ने कुछ ने कमेंट्स किया कि यूपीएससी ट्रायंगल है, तो जी हाँ, ये यूपीएससी ट्रायंगल है। ऐसे ही ट्रायंगलों का मजा है जिंदगी में। और मैं आपको फिर बता दूं कि रियलिटी में आपको जिंदगी में ये क्षण, ये समय बहुत याद रहेगा और आपको मजा भी आएगा कि किस तरीके का वो एक महीना गुजरता है। क्योंकि आज भी जब मुझे लगता है कि बहुत तनाव है, तो वो एक महीना मुझे याद आता है जब हमने यूपीएससी का प्री दिया था। तो रियलिटी यही है कि यही आपका वो समय है जो आपके अंदर का सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व निकालने वाला है। तो देरी नहीं करते हैं, बहुत ही कम समय में शुभारंभ करते हैं आज के सवालों का, आज के कंसेप्ट का। लेकिन उससे पहले 2 मिनट में अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा। अपने तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं हमारे साथ, भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। MK लाइव रिफर कोड आप यूज कर सकते हैं। इस समय 3 मंथ और 6 मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं। आज अंतिम दिन है इस ऑफर का। MK लाइव रिफर कोड के साथ कीमतें बढ़ने वाली हैं, प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, इसलिए यदि आप सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने से पहले अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लीजिएगा। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज 11 शहरों में ऑफलाइन मोड में ली जा रही हैं, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल हैं। 2022 के विद्यार्थियों के लिए 15 मई को, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट 22 मई को होने जाएगा ऑनलाइन मोड में। और आप इंटरव्यू प्रोग्राम के तहत भी जुड़ सकते हैं जिनका मेंस निकला हुआ है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के तहत आपको लाइव पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का अतिरिक्त ऑप्शन मिलता है। और एक बैच और आ रहा है जो कि टॉप एजुकेटर बाइलिंगुअल बैच रहेगा। प्राइस हाइक से पहले आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा बैच जो आ रहा है आइकॉनिक बैच हम लेकर आ रहे हैं। इस बैच का पूरा मकसद है पूरी तरह से कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम हमारे अंतर्गत। तो इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। परसों के दिन हमने एक बड़ी क्लास रखी है यूट्यूब पर, शुक्रवार शाम 5 बजे 5 घंटे का मैराथन लेंगे हम। पूरा इंडियन पॉलिटी रिवाइज करेंगे एक ही क्लास में। तो आप लोग तैयार रहिएगा अपने पॉलिटी का पूरा रिवीजन करने के लिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, 5 घंटे के इस युद्ध में आप लोगों का सहयोग मुझे ज्यादा चाहिए। मैं कोई लक्ष्य नहीं बताऊंगा कि इतने लाइव लोग चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस 5 घंटे की क्लास में आप हमारी मेहनत के लिए बस इतना जरूर करिएगा कि जहां तक, जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उनको सूचित करिएगा कि 5 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवीजन होगा। आपको केवल 5 घंटे की उस क्लास को कंप्लीट करना है। शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यूअसली क्लास चलेगी। कंटिन्यूअसली 2022 भी 23-24 वाले जितने विद्यार्थी हैं सब इस क्लास को देख सकते हैं। और आने वाले समय में मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन बचा हुआ है, वो कंप्लीट होगा। वर्ड मैपिंग की क्लास बची हुई है,
कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर अभी से बता दे रहा हूं। 5 घंटे का ये भी महामैराथन होगा, 5 घंटे का ये भी महामैराथन होगा। अगले शुक्रवार मतलब 20 मई को आप तैयार रहिएगा, ये भी एक अद्भुत क्लास होगा। और उसके बाद 21 मई को इकोलॉजी एनवायरनमेंट का अगला मैराथन होगा। 3 बड़े मैराथन या 4 बड़े मैराथन हमारी तरफ से होंगे इस पूरे एक सप्ताह में। तो आपके पास पूरा मौका है इस कंप्लीट मैराथन का बेनिफिट उठाने के लिए। जितना ज्यादा हो सके जल्द से जल्द आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये हमारी तरफ से सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। आज हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में जहांगीर और शाहजहां इन दो राजाओं, इन दो दिल्ली के मुगल काल के बड़े राजाओं का पूरा वर्णन करेंगे हम, या हम कहेंगे कि जो मुगल सत्ता के इस टाइम पीरियड के हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, हमने ये मटेरियल कहां से लाया है। तो मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं केवल एक शिक्षक हूं। शिक्षक से ज्यादा बेहतर मैं कह सकता हूं कि सरल भाषा में आप लोगों को बातें समझाने वाला एक व्यक्ति हूं। और हमने ये मटेरियल कहां से लाया है, तो इन 2 जगह से। एक तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल मिडेवल हिस्ट्री LP शर्मा जी की किताब है, और मध्यकालीन भारत भाग 2 हरीश चंद्र वर्मा जी की किताब है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इन 2 किताबों का पूरा निचोड़ करने की कोशिश है ताकि संक्षिप्त में हम समझा सके। तो सभी लोग कुर्सी की पेटियां बांध दीजिएगा टाइम मशीन में। अब हम उस दौर में जाने वाले हैं जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सलीम, जिन्हें जहांगीर कहते थे, वे राजगद्दी पर बैठते हैं और फिर इस दौर का शासनकाल चलाते हैं। हम देखेंगे कि इनके दौर के शासनकाल में क्या क्या हुआ, राज दरबार में किस तरीके के घटनाक्रम, षड्यंत्र और इनके द्वारा किन किन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही साथ उनके बाद शाहजहां राजगद्दी पर बैठते हैं तो किस प्रकार से इस दौर का शासन चलाया जाता है। इन दोनों जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल का कंप्लीट विवरण हम देखेंगे। बिल्कुल, तो सभी लोगों ने टाइम मशीन के अंतर्गत बैठ गए होंगे। हम कल्पना कर रहे हैं कि आप मेरे साथ इस पूरी कहानी को कहानी के रूप में समझेंगे। हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है, इतिहास को इतिहास के दृष्टिकोण से देखना और इसे केवल एक शिक्षा के दृष्टिकोण से समझना। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार के परिणाम और किसी भी प्रकार की धारणाओं का निर्माण न करिएगा। हमें समझना है किस तरीके का यह दौर रहा होगा और कैसी चर्चाएं इस दौर में हुई होगी। थोड़ी कहानी मैं आपको बता देता हूं। 1526 का दौर था। 1526 के दौर में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम शासक थे, बाबर के द्वारा हराए जाते हैं। बाबर दिल्ली की राजगद्दी, राज सिंहासन पर बैठते हैं और अपना साम्राज्य विस्तार करने लगते हैं। कई प्रकार के युद्धों को लगातार जीतने के बाद दिल्ली में अपने शासन को लगभग स्थायी कर देते हैं। बाबर की मृत्यु अज्ञात कारणों से होती है। उनके बड़े पुत्र हुमायूं के द्वारा इस पूरे कार्य या शासन काल को आगे बढ़ाया जाता है। हुमायूं कुछ समय के लिए दिल्ली से पलायन करते हैं, शरणार्थी जीवन बिताते हैं, क्योंकि शेर शाह सूरी, जिन्हें शेर खां के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली में अल्प समय के लिए शासन करते हैं। फिर हुमायूं पुनः 1555 में दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त करते हैं और फिर से एक तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 1555 में ही
हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण होती है। उनके पुत्र अकबर केवल 14 वर्ष की आयु में ही एक तरीके से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं बैरम खां के संरक्षण में, और काफी लंबे समय तक 1605 तक शासन करते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती होगी। अब शुरुआत करते हैं कि 1605 के बाद क्या क्या हुआ होगा। मैं एक बार बैकग्राउंड को पुनः समझाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी चीजों को रखा था। बिल्कुल कानपुर में भी हम जल्द ही सेमिनार लेंगे। अभी हमारा सेमिनार जल्द ही आगरा और जयपुर में होगा, हम आपको सूचित करेंगे। आगरा और जयपुर के सेमिनार के बारे में भी आप लोग तैयार रहिएगा। हम हर महीने में 1 या 2 जगह आते रहेंगे। तो पहले पृष्ठभूमि समझते हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी की मृत्यु, बाबर की विजय, मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर लगातार कई युद्ध लड़ते हैं। 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1530 घाघरा का युद्ध, और अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं उत्तराधिकारी बनते हैं। 1540 में सुर अथवा सूरी वंश की स्थापना होती है अल्पकाल के लिए, और 1555 में हुमायूं द्वारा पुनः मुगल वंश की स्थापना की जाती है 15 वर्षों के बाद। 1556 में हुमायूं की मृत्यु और अकबर नए सम्राट बनते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु और जहांगीर नए सम्राट बनते हैं। ये कहानी एक तरीके से आप लोगों को हम बता चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि 1526 में पानीपत की पहले युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होता है और इसके स्थान पर मुगल सत्ता का उदय होता है। इसके बाद मुगल बाबर द्वारा भारत में शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। इन विजयों के पश्चात उत्तर भारत का लगभग पूरा क्षेत्र बाबर के अधीन आ जाता है। 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। एक अफगान सरदार शेर खान ने अपनी कूटनीतिक दक्षता और वीरता से चौसा और बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। इसके बाद शेर खां 1540 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, एक नए वंश सूरी वंश की स्थापना करता है। लेकिन 22 मई 1545 में राजपूतों से युद्ध करते समय उक्का नामक तोप का गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु होती है। उसके बाद उत्तराधिकारी बने सलीम शाह के पुत्र सिकंदर शाह को, मतलब उनका उत्तराधिकारी सलीम बनता है, सलीम का बेटा है सिकंदर। ये शेरशाह सूरी के वंश के अगले लोग हैं। 1555 में हुमायूं द्वारा सरहिंद, आधुनिक पंजाब के फतेहगढ़ जिले के युद्ध में पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद 1 जनवरी 1556 को दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कुछ जगह 22 जनवरी 1556 भी लिखा गया है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है, दक्षिण भारत तक अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। हमने देखा था कि अंतिम रूप में असीरगढ़ के किले को जीतता है। अकबर एक कुशल राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था का आधार निर्मित करता है। और फिर अकबर के बाद सलीम, जिन्हें कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वह अगले दिल्ली सल्तनत के शासक दिल्ली मुगल काल के शासक बनते हैं। 26 अक्टूबर 1605 को अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु। वैसे अज्ञात बीमारी क्या उम्र हो गई थी? 1605 कोई कम उम्र थोड़ी होती है।
उनके निधन के बाद उनका पुत्र सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बनता है। ये वही सलीम हैं जिनके अनारकली के साथ प्रेम प्रसंग थे। ये वही सलीम हैं जो अपने पिता के प्रति विद्रोह करने वाले पहले मुगल शासक होते हैं। ये वही सलीम हैं जो लिखते हैं कि यदि अनारकली का एक बार दीदार हो जाए तो हम कयामत के दिन तक अल्लाह के शुक्रगुजार रहेंगे। ये वही सलीम हैं जो भारत में कहीं न कहीं एक नए ही तरीके का जीवन प्रारंभ कराते हैं। तो पहले तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी यहां तक समझ में आई या नहीं सभी को, तो मैं आगे बढ़ता हूं। कहानी यहां तक सभी को समझ में आ गई है कि हां सर, यहां तक की कहानी पूरी तरह से क्लियर है। बढ़िया। तो अब अकबर की मृत्यु हो गई और ये 1605 का दौर है। याद करिए 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी। ये वो दौर है जब यूरोपियन कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठियों की स्थापना भी करने जा रही थी। तो ये वो दौर है जहां के इस दौर में हमें उस कहानी को भी जोड़ना है कि अच्छा, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें आ रही होती है। चीजों को समझने की कोशिश करते चलिएगा और इंपॉर्टेंट है बातों को याद भी रखना। जहांगीर पूरा नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर। अच्छा इन्होंने यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा, नहीं तो सब जगह बिंदियां लगानी पड़ती। उस जमाने में अच्छा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होती थी, ऐसे भी नाम रखे जाते थे। अब के नाम कितने बढ़िया हैं, शॉर्ट में बड़े मुश्किल से जैक 2 शब्दों का नाम। आजकल तो बच्चों के नाम बहुत से शॉर्ट हो गए हैं। कुछ लोग DK, PK, लव, कुश कई नाम रखते हैं, तो छोटे छोटे नाम। ये भी एक नाम है, नाम की एक लाइन बनानी पड़ती। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर। इनका दूसरा नाम शेखू था। ये अच्छा नाम है, शेखू। जहांगीर शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला। मूल नाम था सलीम। 30 अगस्त 1569, भले ही तारीख ना याद रहे, 1569 ईयर जरूर याद रखिएगा। जन्म स्थल फतेहपुर सीकरी। पिता अकबर, माता मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी, तो माता और पिता दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल का मटेरियल बनेगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्नियों के नाम देख लीजिए, पत्नी, पुत्र और पुत्रिया, ये भी बहुत सारे हैं, रटने नहीं है, घबराना नहीं, एक जानकारी के लिए दे रहे हैं, पर सभी याद होने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पत्नियां थी मलिक जहां, शाह बेगम, खास महल, करमसी, सलीहा बानू बेगम, नूर अन्निसा बेगम, इनका ज्यादा दबदबा रहेगा। पुत्र हुए थे खुसरो मिर्जा और खुर्रम मिर्जा, जो आगे शाहजहां के नाम से शासन चलाएंगे। परविज मिर्जा, शाहरियर मिर्जा, जहांदर मिर्जा। पुत्रिया इफत बानू बेगम, बहार बानू बेगम, बेगम सुल्तान बेगम, सुल्तान अन्निसा बेगम, दौलत अन्निसा बेगम। ये लड़के और लड़कियों के नाम हैं। मतलब इतनी पत्नियां थी और अनारकली से प्रेम भी हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं, इसे मजाक के रूप में ही देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अभी सॉन्ग बनाया गया है अक्षय कुमार के द्वारा,
कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो रियल में शाहजहां के लिए बनाया गया जाना चाहिए था, क्योंकि अनारकली से प्रेम भी हुआ और इतने विवाह भी हुए, उसके बाद नूर जहां भी इनके जीवन में आएगी, तो निश्चित ही वो गाना फिलहाल वाला जो है वो यहाँ आना चाहिए था। अक्षय कुमार की जगह शाहजहां को दिखाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। इसे केवल एक हास्यास्पद घटना मानी जाए, बाकी सीरियस होकर चीजों पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो जीवन पर वापस लौटते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब इतिहास किन कड़ियों में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तैमूर वंशावली के मुगल वंश का चौथा शासक, पहले थे बाबर, दूसरे हुमायूं, तीसरे अकबर और चौथे जहांगीर सलीम। धर्म सुन्नी मुस्लिम। शासनकाल 15 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627, 22 वर्षों तक शासनकाल किया इन्होंने। इतना जरूर याद रखिएगा कि 22 वर्षों तक शासनकाल रहा था। 22 साल का शासनकाल है। उल्लेखनीय है कि जहांगीर सम्राट अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था और जहांगीर से पहले भी सम्राट के पुत्र हुए, किंतु उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। तो अकबर के, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अकबर के 2 बच्चों की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद ही हो गई थी, तब तीसरा बच्चा यह जो जन्म लेता है, ये सबसे बड़े पुत्र रहते हैं। अंततः फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर जीवित रहे और इसी कारण अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। इनका नाम सलीम रखने के पीछे था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद। माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि यह पैदल गए थे अकबर इस चिश्ती जी के दरबार पर और वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट की, मतलब एक तरीके से प्रार्थना की थी। अपने बचपन में शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रहे अकबर ने सलीम की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। यहां एक पॉइंट बता दूं, ये हर पिता होता है, जब भी देखता है पिता की मुझे ये चीज नहीं मिली तो वह अपने पुत्र को देने का पूरा प्रयास करता है। ये उदाहरण यहां भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में कहा था कि अकबर एक तरीके से अनपढ़ थे, लेकिन भारत की सबसे कठिन परीक्षा में हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो उनको एक तरीके से एजुकेशन अच्छा नहीं मिला था, एक तरीके से सैन्य तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, तो इन्होंने अपने बच्चे पर सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया था। तो बचपन में शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण से अकबर वंचित रहे, लेकिन सलीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। केवल 4 वर्ष की आयु में अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना जैसे विद्वान को सलीम का शिक्षक नियुक्त किया था। तो सलीम का शिक्षक था अब्दुल रहीम खान ए खाना, और इसी शिक्षक के माध्यम से सलीम न केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं बल्कि सैन्य अभ्यास भी प्रारंभ करते हैं। रहीम खान ए खाना से जहांगीर ने इतिहास सीखा, मैथमेटिक्स सीखा, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। तो बहुत सारे विषय का अध्ययन किया। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने 15 अक्टूबर 1605 को जहांगीर के नाम से दिल्ली के सम्राट बने। कुछ पुस्तकों के अनुसार, कुछ किताबों में 3 नवंबर 1605 जहांगीर के राज्याभिषेक की बातचीत लिखी गई है। कुछ किताबें 15 अक्टूबर कहती हैं। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर दोनों आ गए ऑप्शन में। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई सवाल बनेगा। बाकी अगर दोनों आ गए ऑप्शन में तो मेरा कोई दोष नहीं है। समझ जाना कि तुम्हारे पुराने जन्मों के पाप उभर कर आ गए होंगे, क्योंकि किताबों में इतिहास का पूरा स्पष्ट वर्णन भी कहीं पर नहीं मिलता। खुसरो मिर्जा का विद्रोह। अब याद करिए, अकबर का एक और पुत्र था जो जीवित रह गया था। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सलीम राजगद्दी पर बैठता है
तो दूसरा पुत्र विद्रोह कर देता है। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में पुत्र खुसरो मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड की सजा दी। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ, जिसमें खुसरो खां पराजित हुआ। जहांगीर ने उसे अंधा कर जेल में डाल दिया। अंततः खुसरो की 1622 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर के द्वारा खुसरो की हत्या करवाई गई थी। जहांगीर की हत्या करवाई गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीके से पहला एक ही षड्यंत्र होता है, उसके बाद फिर यह अपने लगातार विजयों के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लगातार अकबर के द्वारा स्थापित किए गए शासन को चलाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में मेवाड़ विजय। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इस समय मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह थे। इसके बाद जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां और 1613 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में कई अभियान मेवाड़ भेजे, किंतु पुनः कोई निर्णय नहीं निकला। तो 1605 से लेकर 1608, 9, 13 कई वर्षों तक मेवाड़ में लगातार सेनाएं भेजते चले गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया, कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिएगा जहांगीर क्या करेंगे। अंततः 1615 में राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच समझौता हो गया। समझौते के अनुसार राणा अमर सिंह ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त क्षेत्र और चित्तौड़ का किला राणा को वापिस कर दिया, लेकिन घटना अभी दर्दनाक है। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई। फिर जहांगीर ने दक्षिण अभियान की ओर प्रस्थान किया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब जहांगीर भी साम्राज्य विस्तार के तहत काम कर रहे हैं। तो एक तरफ मेवाड़ अभियान था, दूसरी तरफ दक्षिण अभियान। जहांगीर का दक्षिण अभियान, जहांगीर का साउथ मिशन। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में खुर्रम मिर्जा नाम कहूं तो शाहजहां, ताजमहल वाले शाहजहां, खुर्रम मिर्जा को अहमदनगर अभियान पर भेजा। बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। वैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि दक्षिण में जो मध्य भारत के निचला हिस्सा था वहां 3 बड़ी रियासतें थी। तो जो बीजापुर वाली रियासत थी वह पहले से ही हाथ में थी, तो अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। अब शाहजहां के नाम से खुर्रम को पहचाना जाने लगा और बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी। मतलब बीजापुर के शासक ने मदद की थी, इसलिए बीजापुर के शासक को अपने पुत्र की उपाधि से नवाजा,
आदिल शाह को फर्जंद कहा था, और फर्जंद का मतलब अपने पुत्र के समान माना। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद 1623 में शाहजहां के विद्रोह और 1626 में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। 1621 के बाद फिर शाहजहां भी विद्रोह करता है। यह बात अब वैसी हो गई कि शुरुआत जहांगीर ने ही की थी पिता से विद्रोह की अनारकली के लिए, तो अब शाहजहां ने भी विद्रोह किया। लेकिन शाहजहां के विद्रोह से भी बड़ा विद्रोह था महावत खां का, इनका विद्रोह भी देखेंगे। तो ये जो दो विद्रोह हुए, फिर उन्होंने साम्राज्य विस्तार की जगह अपने साम्राज्य को बचाने में ध्यान दिया कि वह अपने साम्राज्य को बचा सके। महावत खां मुगल राज्य का एक मनसबदार और दरबारी था। महावत खां मुगल राज्य का मनसबदार, बताया था पिछली बार, मनसबदार और दरबारी था, किंतु शीघ्र ही उसने राज दरबार में अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि कर ली और एक गुट निर्मित कर लिया। इसके अलावा महावत खां के राजपूतों के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। महावत खां के बारे में जान लीजिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां इस तथ्य से भली भांति परिचित थी, अतः उसने महावत खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर राज दरबार से दूर बंगाल भेज दिया। यहां मैं कहूंगा कि जो नूरजहां थी वह जहांगीर के जो शासन काल में सबसे प्रभावी महिला के रूप में उभरती है। कई सिंहासन के निर्णय नूरजहां ही लेती है, जिसमें जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां को पता था कि महावत खां के एक तरीके से कौशल अच्छा है, राजपूतों के साथ संबंध अच्छे हैं, और इसीलिए वह इस बात से जानती थी कि महावत खां कभी भी अगर मान लो कि उनके खिलाफ गए तो विद्रोह कर सकता है, इसलिए बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर राज दरबार से दूर बंगाल भेज दिया। नूरजहां के द्वारा महावत खां से समय समय पर बंगाल के राजस्व के बारे में ब्यौरा मांगा गया और अकारणी महावत खां के दामाद को जेल में डाल दिया गया। तो एक तरीके से नूरजहां के द्वारा महावत खां को उकसाया गया, हम ये भी कह सकते हैं। अंततः 1625 में महावत खां ने अपने कुछ विश्वास पात्र मुगल और राजपूत सैनिकों की सहायता से कश्मीर से काबुल जा रहे जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना दिया। तो महावत खां ने नूरजहां और शाहजहां को ही गिरफ्तार करवा लिया, किंतु नूरजहां ने इस समय अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से महावत खां के अधिकांश सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और जहांगीर सहित स्वयं को स्वतंत्र करा लिया। महावत खां ने दक्षिण जाकर खुर्रम के पास शरण ली, मतलब महावत खां खुर्रम से मिल गया और अपनी अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किया। नूरजहां का दरबार में बढ़ता महत्व, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नूरजहां इन द कोर्ट, बट कोर्ट शब्द ज्यादा सही नहीं कहेंगे। नूरजहां के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुअत्तमिद खां द्वारा लिखी इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलती है। मतलब नूरजहां के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो लेखक है मुअत्तमिद खां, जिन्होंने किताब लिखी थी इकबाल नामा ए जहांगीरी, वहां पर हमें मिलेगा। नूरजहां के पिता गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमा दुआला की उपाधि दी थी, दुआला की उपाधि दी थी, और माता अस्मत बेगम फारस के रहने वाली थी, जो अकबर के काल में मुगल दरबार में आई थी। नूरजहां के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी यही हमने लिखा फिर से। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और मेहरुन्निसा को अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। कहानी समझना,
नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर दूसरे पति है। पहले नूरजहां विवाह कर चुकी थी और जब उनके पति की मृत्यु हुई, उनका नाम था मेहरुन्निसा, और मेहरुन्निसा अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद, पति का नाम था अली कुली बेग। इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर ने ही उनके पति की हत्या करवाई थी ताकि वह नूरजहां से विवाह कर सके। तो उनकी मृत्यु के बाद ये जो नूरजहां है वह अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका के रूप में नियुक्त की गई थी। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुरी नामक एक ईरानी युवक से हुआ था, जिसे जहांगीर के काल में शेर अफगान की उपाधि और बर्दवान की जागीर दी गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेहरुन्निसा के पति को जहांगीर ने ही मरवाया ताकि वह उससे शादी कर सके। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को सबसे पहले नौरोज त्योहार में देखा था, जहां उसकी सुंदरता से मोहित हो गए थे। नौरोज मध्य एशिया में वर्ष के पहले दिन के रूप में 22 मार्च को मनाया जाने वाला एक उत्सव है। गैर धार्मिक उत्सव है, यह प्रकृति प्रेम का उत्सव होता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, नौरोज। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया तथा उसे शादी के बाद जहांगीर ने नूर महल नूरजहां की उपाधि दी। वस्तुतः नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न थी। उसकी साहित्य, कविता, ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य भेद अचूक था। 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। तो सुंदरता के साथ साथ सभी गुणों में निपुण भी थी और इसीलिए नूरजहां एक तरीके से पूरे सिंहासन के निर्णयों में हावी होने लग गई थी। इन समस्त गुणों के कारण उसने जहांगीर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां भी नूरजहां बेगम के हाथ में सौंप दी थी और सिक्कों पर भी उसका नाम खोदा जाने लगा। तो यह है किस्मत। किस्मत कहां से कहां चली गई। नूरजहां का प्रारंभ कहां गुजरा, विवाह कहीं और हुआ था, पर इतिहास ने तय करके रखा था कि सिक्कों में भी नाम अभी बाकी रखना है। इसलिए कहानी कहां से कहां तक पहुंची, इस पर भी गौर करिएगा। उसके पिता एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया और उसकी भतीजी का विवाह जो आगे चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से किया गया। नूरजहां ने अपने पहले पति से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया था। मतलब उनकी पहली बेटी का विवाह जो जहांगीर के दूसरी पत्नी के पुत्र थे, सबसे छोटे, उनके साथ कर दिया था। नूरजहां की जहांगीर से कोई संतान नहीं थी। नूरजहां और जहांगीर से कोई संतान नहीं थी, अतः वह शहरयार को ही जहांगीर के उपरांत सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। शहरयार जिससे कि उनकी पुत्री का विवाह हुआ था, उन्हीं को वह सिंहासन पर बिठाना चाहती थी। जहांगीर के उपरांत सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, पर नूरजहां के सभी कार्य उसकी कूटनीति का ही एक हिस्सा थे। मतलब वह पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि इन्हीं को शासन दिलाना है और इसीलिए शाहजहां ने विद्रोह किया। फिर नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जुंटा गुट। नूरजहां के द्वारा बनाया गया जुंटा गुट, इसमें वो पूरे परिवार के लोगों को शामिल करती थी। इस जुंटा गुट में उसका पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम भी सम्मिलित था। किंतु जहांगीर की अचानक से मृत्यु हो जाने से खुर्रम के सिंहासन पर बैठने के कारण उसकी यह कूटनीति सफल नहीं हुई। तो अचानक जहांगीर की मृत्यु होती है, फिर खुर्रम मतलब शाहजहां बैठता है और शाहजहां के बैठने के कारण उसकी जो प्लानिंग थी कि वह उस बच्चे को राजगद्दी पर बिठाएगी जिससे उसके पुत्री का विवाह हुआ है,
वो सफल नहीं हो पाता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता दूं कि जहांगीर 22 वर्षों के लिए शासन करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने ही परिवार का विद्रोह झेलना पड़ता है, उससे विजय प्राप्त करते हैं, मेवाड़ का अभियान करते हैं और बीजापुर अहमदनगर वाला क्षेत्र अपने कब्जे में करते हैं। उसके बाद वो दक्षिण में आगे इसलिए नहीं कोई भी सैन्य अभियान नहीं चला पाए क्योंकि उसी समय 1622 के आसपास शाहजहां का विद्रोह होता है, उसके बाद महावत खां का विद्रोह होता है और फिर उनकी मृत्यु 1627 में 22 साल के शासन काल के बाद हो जाती है। तब खुर्रम को सिंहासन मिल जाता है। जहांगीर की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? जहांगीर ने अकबर के काल की ही राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीति को बिना किसी परिवर्तनों के जारी रखा। अकबर के शासनकाल में इन तत्वों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जहांगीर की धार्मिक नीति, कई इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन कुछ इतिहास की घटनाएं इस बात की ओर इशारा भी करती हैं कि कुछ जगहों पर धार्मिक कट्टरता भी जहांगीर के द्वारा व्यक्त की जाती है। पर सामान्यतः इतिहासकार बाकी शासकों के रिस्पेक्ट में जो इसके बाद आएंगे, जहांगीर को सहिष्णु शासक मानते हैं। सहिष्णु का मतलब है कि बाकी धर्मों को भी स्वीकार करना, बेहतर मानना। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दे दी। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध लेखों से भी होती है, क्योंकि मंदिरों में भी काफी पुराने टाइम के पूरे रिकॉर्ड होते हैं कि मंदिरों में कहां कहां से कितना दान आया था, तो इन लेखों से पता चलता है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा प्रारंभ गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा कि गो हत्या नहीं की जाए। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया ताकि हिंदुओं को सुविधा हो सके और मुसलमानों को काजी द्वारा न्याय करने से होने वाली समस्या से बचा जा सके। मतलब धार्मिक आधारों पर न्याय करने के लिए उन्होंने पर्टिकुलर धर्म के न्यायाधीश बनाए थे। किंतु कुछ घटनाओं से साबित होता है कि जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया। जैसे राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। हालांकि इतिहासकार इस घटना को धार्मिक आधार पर भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखते, बल्कि यह जहांगीर का एक न्यायिक कृत्य मानते हैं इतिहासकार। वही कुछ इतिहासकारों का मत है कि मुस्लिम युवाओं के द्वारा भी ऐसा किया जाता था, किंतु इतिहास में उन्हें दंडित करने का उल्लेख नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा के जिले में जहांगीर ने गाय को कटवाया तथा किले की हिंदू शैली को नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यह किला हिंदुओं के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। अजमेर में स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों को एक तालाब में फेंकवा दिया था। इस अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने का भी आदेश दिया। पर इतिहासकारों के अनुसार इन घटनाओं के पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक कारण भी थे। हमें नहीं पता कि वो किन आधारों पर बता रहे हैं, लेकिन जहां पर जहांगीर के सहिष्णु स्वभाव के बारे में प्रमाण मिलते हैं, वहां पर कुछ किस्सों के रूप में इस तरीके के निर्णय भी सामने आते हैं। जहांगीर के काल से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा, उन्हें मुगल अमीर वर्ग में सम्मिलित किया। मतलब जहांगीर वो पहले शासक थे जिन्होंने मराठों के महत्व पर ध्यान दिया।
जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित हुए और उसने अपने पोत्रों की शिक्षा का प्रबंध भी उन्हीं की देखरेख में कराया। मतलब कुछ ईसाई जो अनुयायी इस दौर में आए थे, जो वास्तविक रूप में धर्म प्रचार नहीं करते थे, केवल राजाओं के साथ संपर्क में थे, उस जमाने की बात है ये। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत अधिक शराब पीना था। शराब की लत के कारण ही उनकी पत्नी शाह बेगम मानबाई ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मुगल काल में पिता के शासन काल में, अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से शुरू हुई थी। जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर यह प्रेम पूर्ण अभिलेख लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। 1615 में लाहौर में एक कब्र पर उन्होंने ये लिखवाया था। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस और टॉमस रो उनके दरबार में आया था। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनाना फैशन बन गया। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासन के समय के मशहूर चित्रकार थे। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मुगल काल में, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर समय माना जाता है। तो उस समय के दो चित्रकार मनोहर और मंसूर बिशनदास, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति होगी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम की आत्मकथा को मौत बिन खान द्वारा पूरा किया गया। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा शुरू की थी, लेकिन मौत बिन खान के द्वारा उसे कंप्लीट किया गया। न्याय की जंजीर, यह भी कई बार पूछा गया है। जहांगीर ने आगरे के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस जंजीर को खींचकर जहांगीर से न्याय की अपील कर सकता था। इससे जहांगीर के न्याय प्रियता के बारे में पुष्टि होती है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे, तभी लाहौर पाकिस्तान में तबीयत बिगड़ने के कारण मृत्यु हो गई। जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बागसर के किले में दफनाया गया। बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो लाहौर में पर्यटकों के लिए आकर्षक का मुख्य केंद्र है। तो आज भी लाहौर में एक किला है जहां जहांगीर की कब्र बनी हुई है। बेगम नूरजहां के द्वारा लाहौर में एक मकबरे का निर्माण किया गया, जिसे जहांगीर का मकबरा कहते हैं। जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। तो 22 साल के शासनकाल में नूरजहां जैसे रानी का उदय और खुर्रम का अगले राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति। 22 साल के शासनकाल में मेवाड़ के राजा को अधीनता प्रदान करवाना या अधीनता में लाना, और दक्षिण में केवल और केवल अहमदनगर को प्राप्त करना। बाकी महावत खां और शाहजहां के विद्रोह के कारण आगे वह फिर से कोई चीज नहीं कर पाए। तो कहानी में हमने देखा कि किस तरीके से अकबर के बाद जहांगीर शासन चलाते हैं
22 साल तक शासन के बाद मृत्यु होती है पाकिस्तान के लाहौर में। वहां नूरजहां के द्वारा एक मकबरा भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं शाहजहां। ये वही शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया। ये वही शाहजहां खुर्रम हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी समय उस ताजमहल को देखते हुए बिताए। तो पिता का विद्रोह, इन्होंने भी विद्रोह किया था, उनके पिता ने भी विद्रोह किया था, इनका बेटा औरंगजेब भी विद्रोह करेगा। अब आते हैं खुर्रम को समझने की कोशिश में। शाहजहां जन्म 5 जनवरी 1592 में। अल आजाद, पूरा नाम देखिएगा इनका, अल आजाद अबुल मुजफ्फर शहाब उद-दिन मोहम्मद खुर्रम। पिता के नाम से भी बड़ा नाम है। सोचो कि अगर उस जमाने में पूरा नाम लेने की परंपरा होती तो शायद समझ में आता कि नाम कितना कितना बड़ा है और कितना जीवन में दुख आ सकता है। मतलब स्थितियां बहुत ही दयनीय हो जाती। तो अच्छी बात यह थी कि पूरा नाम लेने की शायद उस समय परंपरा नहीं रही होगी। बचपन का नाम खुर्रम, जन्म स्थल लाहौर, माता पिता जगत गोसाई बिल्किस मकानी और पिता जहांगीर। निधन 22 जनवरी 1666। एक नजर में उनका जीवनी। तो 1592 से 1666 मतलब कुल 74 ईयर की उम्र। पत्नियां कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज महल, फतेहपुरी महल, हसीना बेगम, मुती बेगम, कुदसिया बेगम और सरहिंदी बेगम। इनके लिए भी मुझे लगता है फिलहाल 2 आना चाहिए था। फिलहाल 2 इनके लिए भी रिलीज होना चाहिए था। इसे केवल मजाक के रूप में समझा जाए। ये पत्नियों के नाम है। वस्तुतः खुर्रम जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई तो वह दक्षिण भारत में था। अतः खुर्रम के एक ससुर आसफ खां और राज्य के एक दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीति के तहत जहांगीर के पुत्र खुसरो के बेटे द्वार बख्श को सिंहासन पर बिठा दिया। खुर्रम ने द्वार बख्श को समाप्त करते हुए 24 फरवरी 1628 में मुगल सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली शाहजहां को सिंहासन मिल गया था, बल्कि खुसरो के बेटे द्वार बख्श को सिंहासन पर बिठाया गया था। द्वार बख्श को समाप्त कर, वस्तुतः द्वार बख्श को सिंहासन पर बिठाने के पीछे खुर्रम की कूटनीति थी ताकि वह सत्ता के अन्य प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर सके। क्योंकि द्वार बख्श अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था, अतः खुर्रम द्वारा उसे समाप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। मतलब शाहजहां की ये पूरी चाल थी। शाहजहां की यह पूरी रणनीति सोची समझी रणनीति थी, जिसके माध्यम से उन्होंने न केवल पहले एक ऐसे शासक को कुछ समय के लिए मुगल शासन सौंपा जो न केवल अयोग्य थे बल्कि विलासितापूर्ण थे, उन्हें समाप्त करके ये डर भी दिखा दिया कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। इसलिए समकालीन इतिहासकारों ने द्वार बख्श को बलि के बकरे की संज्ञा भी दी और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे खुर्रम ने मुमताज महल नाम दिया था। तो ये जो मुमताज महल था ये आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसे बाद में मुमताज महल नाम दिया गया। मुमताज महल एक्चुअल में मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत में जो खानदेश था जिसकी राजधानी बुरहानपुर थी, वहां से बिलोंग करती थी। मास्टर इसलिए भी कह रहा है क्योंकि आप जानते हैं मास्टर वहां से बिलोंग करता है। तो
मायका था एक तरीके से। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब मुमताज महल की मृत्यु होती है तो उनकी ओरिजिनल कब्र वहीं पर थी। और ताजमहल वास्तविक रूप में शायद आप में से कई लोगों को पहली बार पता चले कि भारत में ताजमहल 3 हैं। एक औरंगाबाद में है, एक बुरहानपुर में है और एक आगरा में है। आगरा वाला ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। बुरहानपुर वाला ताजमहल काला ताजमहल कहलाता है, वो काले पत्थरों से बना है। और औरंगाबाद में भी एक ताजमहल है लेकिन उसका लाल रंग का पत्थर है। तो रियल में अगर हम एक सिंपल सी बात कहें तो कहानी बहुत लंबी वहां से भी बनती है। तो रियलिटी यही है कि ताजमहल दूसरा भी जो सफेद ताजमहल है, वो भी जो आगरा का ताजमहल है, वो भी बुरहानपुर में ही बनने वाला था। लेकिन पत्थर, क्योंकि जो वाइट संगमरमर है वो राजस्थान के मकराना का है और मकराना से बुरहानपुर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। यदि पूरे पत्थर को पहुंचाया जाता और फिर मुमताज के लिए ताजमहल वहां बनाया जाता तो शायद बनने की समय अवधि बढ़ जाती और इसलिए उसको आगरा में स्थापित करना पड़ा था। तो आते हैं शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। वस्तुतः उत्तर भारत का समस्त क्षेत्र पूरी तरह मुगल सत्ता के अधीन ही था। अतः शाहजहां ने शासक बनते ही दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार का क्रम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1633 में उसे पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उसके पहले शाहजहां ने ही वहां समझौता किया था, लेकिन अब उसको समझौते को खत्म करते हुए पूरा अपने कब्जे में ले लिया। इस समय अहमदनगर का शासक निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह था। शाहजहां ने अहमदनगर का सूबेदार फतेह खां को नियुक्त किया, जो तत्कालीन शासक के वजीर मलिक अंबर का पुत्र था। अहमदनगर को जीतने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह को भयभीत कर गोलकुंडा को अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सत्ता के अंतर्गत कर लिया। कुतुब शाह ने अपने सिक्कों पर शाहजहां का नाम अंकित करने की शर्त स्वीकार करने के साथ उसके नाम के खुतबे भी पढ़ाने को स्वीकार कर लिया। तो कुतुब शाह जो था, कुतुब शाह अल्पायु का था और एक तरीके से मुगल काल या मुगल सत्ता को स्वीकार कर लेता है। उल्लेखनीय कि मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी गोलकुंडा का वजीर था और वह किसी बात से नाराज होकर शाहजहां की सेवा में चला गया था। इसी मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कहानी थोड़ा कोहिनूर हीरे की भी। मोहम्मद सैयद, जिसका मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी गोलकुंडा का वजीर था और वह किसी बात से नाराज होकर शाहजहां की सेवा में चला गया। इसी मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां ने 1636 में बीजापुर पर भी आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। मोहम्मद आदिल शाह फलस्वरूप सुल्तान ने 29 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देने का वादा किया। आदिल शाह प्रथम ने फिर बीजापुर के अलावा परेंद्रा, गुलबर्गा, बीदर, शोलापुर के किले मुगलों को दे दिए। गोलकुंडा से मित्रता और संघर्ष दोनों के निर्णय का अधिकार भी मुगल सत्ता को दे दिया। मतलब लगातार दक्षिण की ओर शाहजहां ने साम्राज्य विस्तार किया। जो सीमाएं अभी तक मुगल सत्ता के अधीन नहीं थी, उन सीमाओं को भी मुगल सत्ता के अधीन लेकर आ गए। साम्राज्य विस्तार के क्रम में शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बल्क और बदख्शों की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। साथ ही शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। तो एक तरफ दक्षिण भारत में भारत का कई सारा क्षेत्र मुगलों के अधिकार में आया, तो उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता कमजोर हुई और अंतिम रूप में जो कंधार था वह मुगलों के अधिकार से छिन गया।
शाहजहां के समय हुए विद्रोह। शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह का था, जिसे शाहजहां ने दबा दिया। दूसरा विद्रोह शाहजहां के एक योग्य और सम्मानित अफगान खाने जहां लोदी ने किया था, इसे भी शाहजहां ने समाप्त कर लिया। व्यापारिक कोठियों की किलेबिंदी करने तथा अन्य सूबेदारों के साथ राजनीतिक गुटबंदी करने के कारण पुर्तगाली कंपनी से भी शाहजहां के संबंध खराब हो गए थे। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी केंद्र हुगली पर भी अधिकार कर लिया, क्योंकि इस समय पुर्तगाली बड़े तेजी से भारत पर अपने शासन को मजबूत करने में लगे थे। 1628 ईस्वी में एक छोटी सी घटना के कारण सिख और शाहजहां के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। दरअसल शाहजहां का एक बाज उड़कर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पास चला गया था, जिसे गुरु हरगोविंद ने देने से मना कर दिया। हालांकि इस घटना को लेकर कोई युद्ध अथवा संघर्ष नहीं हुआ, किंतु सिखों और केंद्रीय मुगल सत्ता के बीच तनाव बढ़ गया, जो आगे चलकर औरंगजेब के काल में चरम सीमा तक चला गया। हालांकि बाज को वापस नहीं देना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, किंतु उस समय बाज को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। घटना पर ध्यान देना, शाहजहां का एक बाज उड़कर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पास चला जाता है, जिसे गुरु हरगोविंद देने से मना कर देते हैं, पर इसके लिए कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में कहीं न कहीं यह तनाव बढ़ता है और बाज का वापिस न आना राजनीतिक शक्ति का एक तरीके से प्रतीक माना जाता था। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा तनाव गुरुद्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे शाहजहां के मना करने पर भी गुरु हरगोविंद ने नहीं बंद किया। शाहजहां की धार्मिक नीति। अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। मतलब अब धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगी थी। शाहजहां ने इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और धर्मांधता थी। वह मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के प्रति अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता और उदारता नहीं थी। हालांकि शाहजहां ने स्पष्टतः हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु और अनुदार था। शाहजहां ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया। दारा और जहां आरा यह दोनों शाहजहां के दरबार में उच्च धार्मिक पदों पर आसीन लोग थे। जहां आरा ने 1636-37 में सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना होता था, और जो पैबोस था वो प्रथा समाप्त कर दी। उसकी जगह पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। पैबोस की शुरुआत ईरान से हुई, जहां व्यक्ति को सुल्तान के आगे झुककर उनके पांव चूमने होते थे। चाहर तस्लीम अभिवादन की एक विधा है, जो दाहिने हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होती है और उसे धीरे धीरे तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि व्यक्ति सीधा खड़ा न हो जाए। इसे 4 या 4 बार किया जाता है। बॉलीवुड की मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि दरबार में जब कोई दासी या फिर कोई सैनिक आता था, तो वह अपने दाएं हाथ से पूरा झुककर 3-4 बार सलाम करते हुए पूरा ऊपर जब तक खड़ा नहीं हो जाता था, तब तक वह इस प्रक्रिया को जारी रखता था। तो पुरानी दोनों प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया और अब एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, चाहर तस्लीम की। तो पैबोस की प्रथा खत्म हुई, पैबोस के साथ साथ सिजदा की प्रथा भी खत्म हुई और चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू हुई। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया।
मतलब जो अमीर हिंदू होंगे वह मुस्लिम गुलाम नहीं रख सकते। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, यद्यपि कुछ समय बाद हटा लिया था। गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने 1633 में पूरे साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया। फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में अनेक मंदिर तोड़े गए। शाहजहां ने 1634 में यह पाबंदी लगा दी कि किसी मुसलमान लड़की की हिंदू लड़के से तब तक शादी नहीं होगी जब तक कि वह लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार कर नहीं लेता। किंतु मुसलमानों लड़कों के संदर्भ में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। इसके अलावा शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया। शाहजहां ने 2,50,000 रुपए की कीमतों के हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मशाल मोहम्मद साहब के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपए मक्का के धर्मगुरु को भेंट किए थे। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजता था, किंतु इस कार्य के अलावा उसने ऐसे कार्य भी किए जो उसके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी। खंबात के नागरिक के अनुरोध किए जाने पर गो हत्या पर पाबंदी भी लगा दी। रस गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां का राज कवि था। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में रहते थे। तो एक तरफ तो कठोर पक्ष भी हैं और दूसरी तरफ कुछ प्रकार की घटनाएं ऐसी भी हैं जहां कुछ तरीके के सहिष्णु लक्षण दिखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति पादशाहनामा रचना की, पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। शाहजहां की मृत्यु 8 वर्ष तक बीमारी के कारण अंततः शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरे के किले में हो जाती है। शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में निर्मित ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी के लिए एक लंबा संघर्ष चलता रहा और अंततः औरंगजेब मुगल सम्राट बनता है, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक तरीके से शाहजहां की कहानी यहाँ समाप्त होती है। कुछ संक्षिप्त में वर्णन अगली क्लास में हम ताजमहल के निर्माण और मुमताज महल के बारे में देखेंगे और फिर औरंगजेब के साथ जो कहानी शुरू होगी तो 1857 या 1757 प्लासी की लड़ाई तक की बातों को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि अगली 1 या 2 कक्षाओं में मुगल काल पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस समय नए विद्यार्थी नोट्स बनाएंगे और पुराने विद्यार्थी केवल अपने नोट्स बने जो थे उसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। हमारा जो नया बैच आइकॉनिक बैच आने वाला है उसमें लिमिटेड सीट है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको MK लाइव रिफर कोड यूज करना होगा। उस आइकॉनिक बैच की आज आखिरी तारीख है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे बढ़ा दिया जाए ताकि कई विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं वह आइकॉनिक बैच में जुड़ सके। और शुक्रवार को जो क्लास होगी उसे मिस मत करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।